नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। अरे ओ मेरी श्रीमती जी, कहाँ हो तुम? आज हमारे विवाह की 42वीं सालगिरह है। अरे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए, कैसे मनाना है आपको यह दिन? प्रकाश जी बड़े प्यार से अपनी पत्नी माया जी की नैनों में गहराइयों में झांकते हुए कहते हैं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात तो बताओ, हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने मुझसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रह गई। तो ऐसा करो, मुझे बताओ। मैंने अपनी बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचा रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। माया जी मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गई। तभी प्रकाश जी अपने उसी पुराने अंदाज में माया जी को थोड़ा सा प्यार से छेड़ते हुए एक गीत गुनगुनाने लगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। माया जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए, आज के खास मौके पर मैंने आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। माया जी तुरंत रसोई घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी कि अपनी शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने साल हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अभी तक बना हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ यूं ही बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। माया जी और प्रकाश जी खीर खाते हुए एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू कोमल घर पहुंच गई और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या निकली, आपके मन की मर्जी शुरू हो गई। और यह क्या खीर बनाई है? मुझसे बिना पूछे, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में जीभ का चटोरापन कम नहीं होता आप लोगों का। थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मनाना शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में बैठा नहीं जाता क्या तुम लोगों से? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के, और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है दोनों बूढ़ों की। यह सुनने के बाद प्रकाश जी से रहा नहीं गया और उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वह पकाकर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी कोमल ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दे दिया आपने हम लोगों को? जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास भी है। तभी प्रकाश जी सहमी आवाज़ में बोले, बहू, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर कोमल जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने यह खीर? आपको यह मालूम नहीं कि दूध कितना महंगा है और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इन फालतू चीज़ों में खर्च करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? और अगर खीर बनानी ही थी
तो मेरे लौटने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? थोड़ा सा भी सब्र नहीं है क्या? और फिर मुझे दही भी जमानी है, बच्चे भी लौटकर दूध मांगेंगे। अब कहाँ से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम लोग गटक गए, हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। फिर माया जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की खीर बनाई है, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसीलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोमल बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस पर माया जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही कोमल का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय कोमल की माँ सावित्री देवी वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, इसीलिए वह वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि कोमल ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, यह मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब मेरा पति है और पति की हर चीज़ पर सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा। अपनी मन मर्जी चलाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कोमल गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। माया जी और प्रकाश जी की आंखें भर आई और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। माया जी और प्रकाश जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा कमल। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा लिखा कर उन्हें इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों में खड़े हो सके। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया। बड़ा बेटा तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। माया जी और प्रकाश जी अपनी छोटी बहू कोमल के पास रहते थे। कमल अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया और विदेश चला गया। कोमल को इसी बात का गुस्सा था कि वह बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठा रहे, इसीलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती। प्रकाश जी की आंखों में आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा। क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद इस स्थिति में आ गए कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। वे दोनों इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी कोमल अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी समझ नहीं आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर लें। चलिए सासू माँ, उठिए, जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों का रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा। कोमल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर
बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी माया जी ने तो आंखों ही आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर फिर से अश्रुधारा बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी कोमल की माँ सावित्री देवी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई और उल्टे पैरों अपने घर वापस लौट के घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गईं। वह लगातार एक ही दिशा में शून्यबद्ध तरीके से देखी जा रही थी। तभी उनकी बहू पवित्रा ने देखा कि उनकी सासू माँ बहुत परेशान लग रही है। पवित्रा, जो अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल भी रखती थी, अपनी सासू माँ को इस हालत में देखकर वह पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी? आप तो दीदी के घर गए थे ना? क्या हुआ वहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रही हैं। सावित्री जी और उनकी बहू पवित्रा की बात सुनकर सावित्री जी का बेटा मनोज भी वहाँ आ गया और बोला, क्या बात हो गई वहाँ? परेशान क्यों हो? तभी सावित्री जी रूंधे गले से बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर कोमल ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हमें उसे इंसानियत का पाठ न पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी सावित्री जी की आंखें भर आई। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा करके उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सावित्री जी पर बीत रहा था। वह दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोट रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा, आज मैं कोमल के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर मनोज गुस्से में आया और बोला, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर सावित्री जी बोली, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक न हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नज़रें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर सावित्री जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें कोमल से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर मनोज हैरान रह गया। तभी पवित्रा अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का ही काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी सावित्री जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी कोमल को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए। तभी पवित्रा ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, यह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है। आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और दीदी यहाँ रहने को आएंगी। आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की साहस भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर सावित्री जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ही कोमल हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई
और अपने भाई के लिए राखियाँ और मिठाइयाँ खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोच कर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के त्योहार पर खुशी खुशी वह मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आ गई दीदी, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पवित्रा ने कहा। फिर कोमल बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस यह बताइए कि माँ कहाँ है। कोमल की बातें सुनकर पवित्रा ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं को उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर कोमल हैरान रह गई। तभी मनोज बोला, अरे कोमल, तुम आ गई, कैसी हो? जीजाजी कैसे हैं? वह तो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है वह? कोमल ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर वह खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ आवाज़ लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? देखो, आपकी कोमल आई है। कोमल, कहाँ हो आप? कोमल का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु सावित्री जी कुछ नहीं बोली। तभी कोमल की नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उनके पास चली गई। माँ, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी कोमल ने अपने भाई भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? कोमल रोते हुए पूछने लगी। इस पर पवित्रा ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसीलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था। इस बुढ़िया ने अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगी, इसीलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर कोमल ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? अब बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। इनकी इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? कोमल अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए अपनी माँ के कमरे में ले जाती है, परंतु उनकी भाभी पवित्रा उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लेटा देती है, यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर कोमल की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप लोगों को क्या हो गया है? फिर पवित्रा ने कहा, दीदी, आप हमारे मामलों में ना ही बोले तो ठीक है। यह अब आपका घर नहीं है, यह घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी कोमल गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ, पर मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे, कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। और भाभी, आप अगर इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटे की बातों को सुनकर सावित्री जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गई और अपने बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर
हाथ रखकर कोमल गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी सावित्री जी गुस्से में बोली, तुम चुप रहो कोमल, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है, उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे से पेश आती है, उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथ से छीनकर फेंक भी देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई? यह बात सुनकर कोमल हैरान हो रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है? फिर सावित्री जी गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, जब तुम अपने सास ससुर को फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओट पर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर कोमल धम्म से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर सावित्री जी बोली, कोमल, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है, उसी के जन्मदाता को डराती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूछती है, कितनी संस्कारी है, दिन रात मेरी सेवा करती है, और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी, तुम ऐसी कैसे बन गई? कब से तुम इतनी बेशरम और खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही कोमल फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं केवल यही सोचकर कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों संभालूं। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सावित्री जी बोली, बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। कोमल अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर से माफ़ी मांगते हुए पैरों में गिर जाती है और रोती हुई गिड़गिड़ाती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। कोमल के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर कोमल आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी।
ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है कि लीजिए माँ पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से खीर खाइए। यह सब देखकर माया जी और प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी अनमोल धरोहर और विरासत होती है। यदि हमने इसे ही खो दिया तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और हमें उनका यह अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मिलते हैं अगली कहानी में नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।